नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और इस खास मुद्दे में आज हम बड़ी ही रोचक बात करेंगे। और बात ये है कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, क्योंकि उससे जस्ट पहले लोकसभा चुनाव हुए, केंद्र के चुनाव हुए, फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ और अभी करीब 8 महीने का समय गुजर चुका है। नई दौर की राजनीति शुरू हो चुकी है, नए चेहरे सामने आ चुके हैं और आज हम खास मुद्दे में करीब 20 ऐसे राजनीतिक चेहरों की बात करेंगे जो आज के समय में आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। अभी तक हरियाणा की राजनीति है वो तीन लालों के परिवारों के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन 2024 का जैसे ही इलेक्शन हुआ तो हरियाणा की राजनीति में सभी पार्टियों की हम बात करें, भाजपा, जजपा, इनेलो, कांग्रेस, तो 20 ऐसे नए चेहरे हैं जो हरियाणा की राजनीति में एक नए चेहरे उभर के सामने आए हैं और उन्होंने अपनी राजनीति में अपनी खास पहचान और एक छाप छोड़ने का काम भी किया है। कब किसने सोचा था कि मनोहर लाल खट्टर, जो कभी विधायक नहीं रहे, वो चुनाव जीत सकते हैं और ना सिर्फ चुनाव जीत सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कब किसने सोचा था नायब सैनी, जो कुरुक्षेत्र से एमपी होते थे, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज हम बातचीत करेंगे उन 20 नए चेहरों की पूरे हरियाणा से। हमारी कोशिश है कि जितना हम रिसर्च में चीज़ें सामने आई उनको तो हमने इनकॉर्पोरेट कर ही लिया है। तो फिर जी 20 चेहरे हरियाणा की राजनीति के जो आज हमें दिख रहा है कि आने वाला इनका भविष्य हरियाणा की राजनीति की बागडोर, मतलब ये लोग दिशा देंगे उसको। इसमें सत्सिंह जी कुछ तो ऐसे हैं कि जो राजघराने हैं हरियाणा के, उसकी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेकंड पीढ़ी के लोग हैं। लेकिन जो नए चेहरे जो सामने आए हैं उसमें भाजपा में भी इनेलो, कांग्रेस और जजपा, इसमें चारों पांचों जो पार्टियों के कुछ निर्दलीय भी चेहरे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, इस चुनाव में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का काम किया है। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी, आज हम बात करें तो सबसे पावरफुल और सबसे जो लोगों के जैसे एक लोग जो जिसके अट्रैक्ट है, जिसके चेहरे से, जिसके व्यक्तित्व से या जिसके कामों से आज हरियाणा के लोग जो है वो देखते हैं, एक नया नेता, नया नेतृत्व जो देख रहे हैं, वो है पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, जो शिक्षा मंत्री भी है। लगातार तीसरी बार वो विधायक बने और आज के टाइम में आप देखोगे ना, बड़ा ही उनमें कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। और कार्यक्रमों में लोग जो है उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज़ में और वैसे भी सामाजिक कार्यक्रमों में भी आप देखोगे महिपाल ढांडा का आज जो एक हम चेहरा देख रहे हैं वो काफ़ी मजबूत है और भविष्य का एक बड़ा नेता के रूप में उसको लोग देखने लगे। ना सिर्फ इस रूप में बल्कि वो क्राइसिस मैनेजर भी हैं सैनी गवर्नमेंट के। आप ही देखिए, जब जब बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं तो महिपाल ढांडा उसमें अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। जैसे हिसार के अंदर एचयूवी विवाद हुआ तो उसमें भी ढांडा साहब, और ख़ास करके जाट समाज, जो इसको ये माना जाता है कि बीजेपी से खासा नाराज़ रहता है, लेकिन जब महिपाल ढांडा का नाम आता है ना तो जाट समाज भी उनको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। और हम तो देखो ग्राउंड के आदमी हैं, हमारे तो जो संबंध हैं वो सबसे हैं, सबसे मिलना जुलना है, सबसे बातचीत है, तो महिपाल ढांडा के नाम पे सॉफ्ट हो जाते हैं। और भाजपा में ही हम बात करें तो श्रुति चौधरी, जो कि विधानसभा का पहली बार इलेक्शन लड़ा और पहली बार में जीत हासिल की, हालांकि वो भाजपा में है, पहले कांग्रेस में उन्होंने उनके बंसीलाल के जो विरासत को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। तो श्रुति चौधरी ने भी काफ़ी, आप देखोगे कि वो उसमें कॉन्फिडेंस अलग है, सिंचाई विभाग उनके पास है। हाँ। और अपनी जैसे उनकी माता जो है उनको जैसे ज़्यादा राजनीति मुखर बोलते हैं, लेकिन श्रुति चौधरी जो है वो थोड़ा सा उनसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्पोकन भी है और थोड़ा सा वो लहजा जो उनकी माताजी में है उससे थोड़ा सा कम है। तो इसलिए लोग श्रुति चौधरी को भी
पसंद करते हैं। जहाँ तक श्रुति चौधरी की बात है, मैं भिवानी मेरी पोस्टिंग रही है द ट्रिब्यून में, तो मैंने श्रुति चौधरी, किरण चौधरी के बारे में जो लोगों की ओपिनियन है वो गांव में जाकर पता की है। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किरण चौधरी तो उनका तो अपना एक स्टाइल है, वो उनका एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, तेज़ तर्रार हैं, धमका देती हैं, दुम्मा उठा देती हैं, लेकिन कहते हैं कि सही मायने में जो बंसीलाल की छवि है ना, वो श्रुति चौधरी में बताते हैं। और ये देखिए, श्रुति चौधरी जब कांग्रेस में थी 2009 में वो सांसद बनती है, लेकिन उसके बाद चुनाव हार गई वो 2014 में भी, 2019 में भी। तो एक बार ये लग रहा था कि अब शायद बंसीलाल की जो लीगेसी है, जो इस साइड से चली आ रही है किरण चौधरी के माध्यम से, वो अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे उन्होंने पार्टी बदली, फिर वो विधायिका चुनी गई और उसके बाद आज पावरफुल मिनिस्टर हैं। तो मैं अब शायद पहली बार ऐसा है कि वो किरण चौधरी की छवि से निकल करके अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही इसी में हम जैसे आगे बढ़ते हैं बीजेपी में ही, तो आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, कैबिनेट मंत्री बनी। हालांकि राव इंद्रजीत जो है वो उनको डिप्टी सीएम देखना चाहते थे, लेकिन चलो ये तो भाजपा है और किस्मत भी बहुत, लेकिन उन्होंने जैसे पावरफुल मंत्रालय उनको मिला है, स्वास्थ्य विभाग कोई छोटा मंत्रालय नहीं है। अभी तक शांत थी, लेकिन अब जैसे जैसे वो अहिरवाल में जैसे उन्होंने बैक टू बैक अब कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए हैं और मीडिया का भी फेस, अब मीडिया को फेस करने लगी है और बेबाकी से बातचीत भी करने लगी है। तो श्रुति चौधरी भी अब जो है आरती राव जो है वो भी अब एक नई पहचान अपनी बनाने में जुट गई है। आरती राव फ्रंट फुट पे खेल रही हैं और हर बॉल पे अब पिछले काफ़ी जुलाई के महीने से लेकर अब तक ये मानिए कि हर बॉल पर सिक्सर मार रही है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने समर्थकों के बीच में जाके वो बोलती हैं कि बीजेपी की तीसरी सरकार की जो हवा है वो हमने बनवाई और जहां हम हवा बनवाएंगे सरकार वहां बनेगी। ये जो आरती राव का नया रूप है, ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, ये जो नया अवतार है, ये वाकई में मतलब महिला सशक्तिकरण भी और इस दिखाता है कि वाकई में ये राव इंद्रजीत के परिवार से आती है और वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ऐसे गूंगी गुड़िया बोलते थे उनको, लेकिन नहीं, अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम जैसे हम एससी समाज में अगर उभरता हुआ चेहरा देखें भाजपा में, तो कृष्ण बेदी जो है आज फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं। आप देखोगे जो HAU का जो विवाद हुआ, उस विवाद में, ये जो हिसार में जो डीजे वाला विवाद हुआ, तो उसमें कृष्ण बेदी ने पूरे मामले को एकदम से शांत करवा दिया। पीड़ित परिवार को CM से मिलवाया, उस समाज के लोगों को शांत किया, क्योंकि अगर ये 21 जुलाई से पहले ये मामला सुलझता नहीं तो ये संसद में ये मामला उठना था। कृष्ण बेदी वो आदमी हैं जिन्होंने इस बार बीजेपी की सरकार बनाने में जो DSC वाला मुद्दा था वो पूरा करवाया और कृष्ण बेदी वो चेहरा है, वो नाम है जो आज के समय में दलित जिस पर विश्वास करते हैं। और ये कृष्ण बेदी थे जो डेड बॉडी को क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे डीजे विवाद में, तो उन्होंने CM साहब से मीटिंग करवाई, यानी कि CM के भी खास हैं और इधर दलित भाइयों से भी उनका राब्ता है। तो ये मानिए कि इस समाज के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ही चुटीले अंदाज में बात कहते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस होता है, जो लाग लपेट होती है ना जिसे नेताओं में, वो उनमें नहीं है। स्पष्टवादी हम तो पिछले दिनों जब एक यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की MD यूनिवर्सिटी में जो स्टैचू का ला भवन के सामने, ला भवन में जो स्टैचू का इनॉग्रेशन किया, तो वहाँ पे आए थे, तो हमने साथ लंच करने का मौका मिला। तो वहाँ पे जो उनकी बातचीत जो हमने देखी, उससे ये लग रहा था कि ये जो नेता है ये कोई बगैर लाग लपेट का नेता है और बड़े भाईचारे से और बड़ी सौम्यता से। तो बेदी साहब जो है ना, उनके भाई बढ़िया आदमी एकदम। और फिर बात करते हैं हम एक सुनील सतपाल सांगवान, जेलर के रूप में उनकी पहचान होती थी और उस जेल में लंबे समय तक उन्होंने काम किया जहाँ पे बाबा राम रहीम जो है वो उसमें जेल में बंद हुए और बहुत ही चैलेंज वाला काम था। सरकार भी डरी हुई थी, लोगों में भी एक अलग सा एक डर भय एक ऐसा था कि भी पता नहीं क्या हो जाएगा।
लेकिन उन्होंने जेल में जो मैनेजमेंट करके दिखाया, अब वो जेलर वाली छवि से अब राजनेता के रूप में उनकी पहचान हो गई है। ओपी जी, सुनील सतपाल सांगवान के बारे में बताऊं, ये वो आदमी है जो बीजेपी में अभी विधायक बने हैं, जिन्होंने रोहतक के सोनारिया गांव की थड़ियों में ग्रीनरी ला के दिखा दी, मियावाकी प्रोजेक्ट लेके आए। और जैसा कि हम थोड़ा नेचर लवर नेचर लवर है। और वहाँ पर अब जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर पेड़ उगना मुश्किल था, पूरा फॉरेस्ट उन्होंने उगा दिया है। और राम रहीम का जो मुद्दा था ना, मैं नहीं मानता कि अगर रोहतक के अलावा कहीं और भेज किसी भी जेल में जेलर ने हाथ खड़े कर दिए थे और उनको। नहीं, हाथ पता नहीं हाथ खड़े किए नहीं किए, ऐसा सुनने में आया है। अगर सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी है तो बहुत रिसर्च के, बहुत पता करके कि कौन सी जेल है जहाँ पर तो खट्टर साहब उस समय मुख्यमंत्री होते थे। तो जो सुनील सतपाल सांगवान ने परफॉर्म करके दिखाया ना, उसके बाद एकदम से नौकरी छोड़ करके वीआरएस लेकर के उधर से पहली बार चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद ऐसी टफ सीट थी चरखी दादरी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस हवा के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ा, जब हर जगह कांग्रेस आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस, और उस हवा के विपरीत जाके बीजेपी की टिकट लिया। मनीषा सांगवान भी कमजोर कैंडिडेट आप ये देखिए कि जो दादरी की जो सीट है वो प्योर जाट सीट है, और वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट जीतना, ये लगाओ कि अगर देखा जाए तो 15 से 20% चांस मानते होंगे कि भाई कोई वहाँ से निकाल देगा इस हवा में। मैं तो ये मानता हूँ वो जो सीट निकली दादरी की, वो उनके भाईचारे के कारण जीती है, बीजेपी के टिकट पर जीतनी बड़ी असल में कहना, सुनील सतपाल जो सांगवान है ये भाईचारे के ना होके के आदमी है ये। वो कहते हैं ना कि भाईचारा जो होके पे बैठ के जो बातचीत हो जाती है ना, वो कभी इधर उधर नहीं होती। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि अपने पिताजी की जो विरासत है उसको संभाल लिया, बहुत एकदम से संभाल लिया। क्योंकि दादरी में सतपाल सांगवान जी का भी काफ़ी रुतबा रहा है, और वो ज़मीनी नेता के रूप में, चौधरी बंसीलाल के तो वो बुलडोज़र होते थे। अगला नाम जो है हम बात करेंगे सोनीपत से निखिल मदान। निखिल मदान हालांकि कांग्रेस से मेयर बने थे, और उन्होंने मेयर का पद छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सोनीपत से ऐसे मजबूत कैंडिडेट को हराया वहाँ पे, सुरेंद्र पवार को, जो कि उन्होंने कविता जैन को बहुत बड़े मार्जिन से हराया था, और बहुत मजबूत नेता थे। लेकिन निखिल मदान युवा भी है और लोगों के बीच में रहते हैं, पंजाबी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, डायनामिक है। तो निखिल मदान जो है, अब इस सोनीपत में एक भाजपा को एक ऐसा एनर्जेटिक युवा चेहरा मिल गया है कि जो लंबे समय तक राजनीति कर सकता है। कभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हुआ करते थे निखिल मदान, लेकिन वो राजनीति है, राजनीति में समय बदलता है, निर्णय लेने पड़ते हैं, तो फिर वो बीजेपी में चले गए। अगला नाम, वैसे तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई में भी एक उधर जो तोसाम और जो भजनलाल की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो भव्य बिश्नोई है, भव्य बिश्नोई, ये आदमपुर से, भजनलाल की जो विरासत है आदमपुर से, मतलब आदमपुर तो एक इलाका हो गया, एक विधानसभा है, लेकिन भजनलाल की तो विरासत तो पूरे हरियाणा में है, जो इतने पावरफुल मुख्यमंत्री रहे हैं काफ़ी। तो वहाँ भव्य बिश्नोई बेशक चुनाव वहाँ से हार गए इस बार, लेकिन भव्य बिश्नोई भी मैदान नहीं छोड़ा। भव्य बिश्नोई ने भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भव्य बिश्नोई भी युवाओं की होप है हरियाणा की राजनीति में। वो मुझे नहीं लगता कि भाई वो फेल होने वाली बात मुझे नहीं लगती। एक ऐसा फेस है कि जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राजनीति में फिर उभरेगा। देखिए, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, फुल टाइम बिजनेसमैन, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भव्य बिश्नोई जब पहली बार चुनाव लड़ा तो ये लगा कि ये लड़का कुछ अलग है, शायद फुल टाइम करेंगे। लेकिन अभी तक आदमपुर में जो चौधरी भजनलाल जी काम करवा के गए, जो लीगेसी बना के गए, उसके बाद नया काम नहीं हुआ। और लोगों से आपने लगातार वोट लिया है, तो लोग चाहते हैं नया काम करे। अभी टेस्ट किया जाना बाकी है भव्य बिश्नोई का, ऐसा मेरा मानना है। अगर कुछ नया करवा पाए
सरकार तो बीजेपी की है, नया आप जी। भी करवा सकते हैं, तो लोग उन पर फिर भरोसा कर सकते हालांकि कैप्टन अभिमन्यु जो है वित्त मंत्री रहे हैं पूर्व में, वो भी अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी वो हैं। अभी इतना शायद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, अभी नहीं आएंगे आएंगे, नहीं बहुत सारे आएंगे, सवाल लेकिन हैं। अभी चर्चाएं हैं। और ऐसा भी है कि कैप्टन अभिमन्यु अपने बेटे को धीरे धीरे जो है लॉन्च करने में जुट गए हैं। तो ये जो बीजेपी के कुछ चेहरे मैंने बताए, हालांकि और भी कई ऐसे चेहरे हैं कि जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन अपना जो पॉडकास्ट है इसकी भी समय हाँ, सीमा समय है। सीमा है। तो हम अब कांग्रेस पे आते हैं। जी। देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो तो परिपक्व हाँ, दीपेंद्र नेता सिंह हो हुड्डा चुके हैं, 2005 में लॉन्च हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके 2025 हैं, और 20 उसके साल हो बाद गए। से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। एक बार राज्यसभा में गए, 4 बार 2019 में हार 4 गए थे। बार वो इसमें अपने लोकसभा से सांसद बन चुके हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा ने तो 24 का जो इलेक्शन है वो पूरा अपने ही नेतृत्व में लड़ा है, एक तरीके से ये कह जी। सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक फेस थे, और लेकिन हमने तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हेलीकॉप्टर में उड़न खटोले में उड़ते हुए देखा। हमने देखा है कि कैसे विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरे हरियाणा का टूर किया और कैसे भीड़ का हुजूम उन्होंने उनके 100 तरफ से ज़्यादा जनसभाएं चलता, कवर हुजूम चलता था दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर। उन्होंने कितनी सारी सीटें निकलवा दी, यानी कि जितवा दी। लेकिन अब ये बताइए कि उनकी टीम में अब कौन कौन है कांग्रेस देखो, पार्टी? आज के टाइम में अगर हम बात करें तो अब जो कांग्रेस के जो नए फेस जो इस चुनाव में 24 के चुनाव में जो निकल के आए हैं, उसमें जस्सी पेटवाड़ जो सबसे ज़्यादा वायरल कंटेंट है। अब देखो कितना ज़्यादा, नारनौल मतलब नारनौल से है। लेकिन और अब ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो डिफेंडर गाड़ी में, वो कहते थे कि मैं तो गरीब आम आदमी का बेटा हूं और मेरे से चिढ़ते हैं राजनेता। लेकिन डिफेंडर गाड़ी 1.5 करोड़ की शायद वो गाड़ी आती है। अब ये नहीं पता कि देखो, ये हमारे पास कोई पुख्ती चीज़ तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि जैसे कई बार सर्कल ऐसा होता है कि भाई डिफेंडर भी दे दें और वो लैम्बोर्गिनी भी दे दें, वो तो साथ सर, अब उसकी खुद की गाड़ी है कि उसके कोई साथी गाड़ी लेके घूमते हैं उनके साथ। देयर इज नो फ्री लंच, तो अगर कोई दे रहा है तो कल को कुछ लेगा भी। हाँ, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन जस्सी पेटवाड़ जो जितने अग्रेसिव और जितने दबंग टाइप के उन्होंने अपनी छवि बनाई है, तो युवा उस ऐसे लोगों को पसंद तो करते हैं। आप ये देखो ना, दिग्विजय चौटाला जो कि ये माने जाते हैं कि जेजेपी के सबसे मुखर नेता हैं, फायर ब्रांड देता उनसे है। भिड़े हुए हैं। हाँ। और खुली छुट्टी दे रखी है, और उनको पता नहीं क्या कहते हैं, 12वीं फेल या 12वीं पास, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हाँ, हैं। मतलब कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि भाई जस्सी पेटवाड़ को तो हमने नेता बना दिया। दिग्विजय ने ऐसे कोई स्टेटमेंट दी होगी, तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही नेता बनाने थे, ऐसे एमएलए एमपी बनाने थे, खुद क्यों नहीं बने। लेकिन तो ये काफ़ी विवाद चला हुआ है। लेकिन जो भी है, लेकिन आज हरियाणा में जस्सी पेटवाड़ का ना वो चर्चाओं में है। जस्सी पेटवाड़। अब हम बात करें विकास सारंग की, जेपी के लड़के की। जैसे जेपी की अपनी एक इमेज बनी हुई है, एक जैसा उनकी छवि बनी हुई है दबंग वाली, और वो ग्रीन ब्रिगेड वाली जो छवि है। अब विकास सहारण जो है वो क्या अपने पिता की तरह ही दबंग छवि बनाना चाहेंगे या कैसे बनाना चाहेंगे? लेकिन वो लॉन्च हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं और विधायक बन गए हैं, कम उम्र में विधायक बने हैं। अब वो क्या जेपी भी सांसद है हिसार से। तो अब विकास सारंग जो है, ये मानिए कि जेपी ने अपने बेटे को राजनीति में उतार दिया और वो आज विधायक है। तो अब आने वाला जो समय है वो विकास सारंग भी जो है लंबी राजनीति का एक चेहरा नहीं, लंबी रेस का घोड़ा तो है। लेकिन जो कलायत की सीट है जहाँ से वो विधायक बने हैं, वहाँ से श्वेता ढुल भी कोशिश में थे कि उनको टिकट मिल जाए। रणदीप सुरजेवाला उनको टिकट नहीं दिलवा पाए। जेपी ने अपने लड़के के लिए वो टिकट वो कर ली, और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए। देखो, अब 29 तक का तो विकास सारंग ने वहाँ पे ना स्टाम्प पेपर बनवा लिया है। 29 का इलेक्शन तो वही लड़े हैं, क्योंकि वो सीटिंग एमएलए है। और सीटिंग एमएलए की कांग्रेस में तो हमें प्रथा कम ही देखने को मिलती है कि भाई वो सीटिंग एमएलए एमपी की टिकट काट दें, ऐसा कम होता है। देखो, लेकिन बात होती है कि कोई मुद्दा कितने, क्योंकि आखिरकार ये इलेक्टेड तो इसीलिए होते हैं ना कि लोगों की, जनता के बीच में लोगों, ये तो कलायत की जो है ना, जनता बता देगी कि भाई वो अभी 2029 तक जाएंगे। और वो ये भी बता देगी कि भाई इसको कितने 10 में से कितने नंबर देने हैं, वो कलायत की जनता। लेकिन वो नहीं तो अगले चुनाव में घर बिठा देगी। जनता सबका इलाज कर देती है, सत सिंह जी इलाज कर देती है। अब रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला, तो वो भी विधायक बने हैं। अब
अभी तक जो है रणदीप सुरजेवाला की ही चर्चा हरियाणा की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में होती रही है कि भाई बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, आंकड़ों की बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं और सेंटर में भी उनकी अच्छी पैठ है। अब बाप के सहारे या बैसाखियों से ही आदित्य सुरजेवाला आगे बढ़ेंगे या वो अपनी अलग से छवि बनाएंगे, लेकिन एक उन्होंने भी अब अपना एक जैसे पहली बार ही चुनाव लड़ा, पहली बार ही विधायक बन गए। एक और भी बात है, जैसे 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सरकार बनाते, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लॉन्च किया जाता है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी हाइप इसलिए भी मिली क्योंकि उनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वैसे ही रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, तो उनको भी अगर हाइप चाहिए तो रणदीप सुरजेवाला भी अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, फिर वो अपने बेटे को बढ़िया से लॉन्च पैड दे सकते हैं, फिर वो टेक ऑफ कर सकते हैं। देखो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के कारण भी नेता बन जाते हैं। तो अब हम आते हैं महम 24 में। आनंद सिंह डांगी हरियाणा के बहुत ही कदावर नेता रहे हैं और जब महम कांड हुआ तो उनके घर पे फायरिंग हुई, उन पे जानलेवा हमला हुआ, उनके घरों पे आज भी गोलियों के निशान उनके घर पे है, मिटवाई नहीं है अभी, सफ़ेदी भी नहीं हुई है वहाँ पे, करवाई नहीं है। और राजीव गांधी वहाँ पे महम में आते हैं, उनके घर पे आते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करवाते हैं। तो अभी तक तो यही था कि आनंद सिंह डांगी जो है महम का शेर आया, फिर कुंडू आगे बब्बर शेर। तो अब आनंद सिंह डांगी ने भी अपने बेटे को आगे कर दिया। बलराम डांगी बाप जैसे ही है, वह भी दबंग है और वैसा ही एटीट्यूड है और स्पष्टवादिता है उनके कामों में। तो जहाँ तक स्पष्टवादी, मुझे याद है आपा दोनों गए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए चुनाव के तो बाद, मैंने मजाक में कह दिया कि मैं भाई साहब आपके तो कुर्ते में भी कड़क है। तो जो है ना वो है, फिर हंसने लगे कि भाई कुर्ते में कड़क आप भी ना कोई सी बात की तो जोड़ दो। तो कहने का मतलब देखो ये पता है क्या है, ये महम का कैरेक्टर है। महम के लोग अकड़ के चलते हैं, स्वाभिमान से चलते हैं। अब स्वाभिमान को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, पर स्वाभिमान तो होना चाहिए। तो आनंद सिंह डांगी के सुपुत्र बलराम डांगी में भी स्वाभिमान लॉन्च हो गए हैं। अच्छा, वैसे बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे उस दिन जिस हम इंटरव्यू लेने गए थे, उस दिन देखो जो भी पब्लिक के लोग आ रहे थे उनको सीधा फोन कर रहे थे। नहीं, सीधा फोन नहीं, सबसे बड़ी बात उनकी, हमने एक वाक्य जो हमने सुनने को मिला वहाँ पे देखा, कोई आदमी अपने बेटे की कोई पुलिस को लेके कि भाई मेरा नाम गलत आ गया, इसके बेटे का नाम गलत आ गया, तो उन्होंने सबसे पहले तो यही कही है कि भैया तो सच्ची बात बता दे, जो सच्चाई है वो बता दे, क्योंकि मैं SHO को या किसी या पुलिस अधिकारी को फ़ोन करूँगा तो मेरे को सच्चाई का तो पता होना चाहिए। कभी अब यहाँ मेरे सामने झूठ बोल जाए और मैं उनको बोल दूँ तो उससे भाई मेरी छवि खराब हो जाए। कल ना मैं किसी को बोल दूँ और वो कहे कि भाई आप स्पष्टवादिता गलत है। ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात भी है। हाँ। तो बलराम डांगी इस चुनाव में एक नया चेहरा सामने आ गया महम 24 में। फिर हम आते हैं, अगर हम ब्राह्मण समाज की बात करें कांग्रेस पार्टी में, तो कुलदीप वत्स जो बादली से विधायक है, वो एक उन्होंने भी अपनी एक अलग जगह बना दी है हरियाणा की राजनीति में और ख़ासकर कांग्रेस में और ब्राह्मण समाज में। आज ब्राह्मण समाज में कांग्रेस में सबसे बड़े नेता के रूप में अगर देखा जाए तो कुलदीप शर्मा है, क्योंकि वो विधायक है इसलिए मैं सबसे बड़े नेता की बात कर रहा हूँ। वैसे तो कांग्रेस में बड़े और भी नेता, लेकिन जो आज के टाइम में जो ओम प्रकाश धनखड़ है, पूर्व मंत्री को 2 चुनाव में लगातार हरा सकते हैं, तो वो नेता तो खुद ही बन गए। लेकिन इसमें आप ये ना बोलिए कि उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा रोल है। कुलदीप वत्स जो विधायक बने हैं, ऑब्वियसली जब वो विधायक बने हैं और अपने आप में एक चेहरा हो जाते हैं और ब्राह्मण नेता, मुझे तो उस दिन की याद है जब रोहतक के अंदर ब्राह्मण समाज का एक बड़ा प्रोग्राम सम्मेलन हुआ चुनाव से पहले, और उसमें जो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी वो वाकई में एक बड़ा MD यूनिवर्सिटी के टैगोर सभागार में था। तो उस दिन जो है ना, जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि एक डिप्टी CM जो है ब्राह्मण समाज से भी होगा। जी, तो ये मानिए कि कुलदीप वत्स वाकई में आज हर मामले में तगड़े हैं, पैसे के मामले में तगड़े हैं और उनकी पोजीशनिंग, क्योंकि यहाँ ना राजनीति में पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसी स्ट्रेटजिक जगह से विधायक हैं जहाँ से एक ब्राह्मण का विधायक बनना बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जाट बहुल सीट है।
तो हुड्डा साहब का सपोर्ट और जाट ब्राह्मण समाज को वो वोट लेकर के विधायक बने ना, वाकई में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हम जीटी रोड बेल्ट पे जाते हैं ना सतसिंह जी, तो वरुण मुलाना सांसद है अंबाला से। आज के टाइम में कांग्रेस में एक उन्होंने भी अपनी एक अलग से एक छवि बनाई है कि ऐसा चेहरा एससी समाज से निकल के सामने आया है। हालांकि राजनीति उनको विरासत में मिली है, उनके पिताजी जो है वो भी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा के कांग्रेस के। तो वरुण मुलाना जो है वो भी आज एससी समाज का कांग्रेस का बड़ा फेस बन चुके हैं। एक और भी बात है वरुण मुलाना के बारे में, जो अंबाला वाली सीट है ना, वो सीट आप ये देखिए कि बहुत टफ सीट थी, क्योंकि उस सीट पर बंतो कटारिया चुनाव लड़ी थी। उनके हस्बैंड जो हैं रतनलाल कटारिया काफ़ी बार वो रहे, और हमारी जाट लैंड में तो फिर भी कांग्रेस की ज़्यादा बात है, लेकिन उस साइड में जीटी रोड बेल्ट पर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है। वहाँ से चुनाव लड़ना, और मुझे जहाँ तक याद है अंबाला में शायद प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे उनकी कैंपेनिंग करने के लिए, उसके बावजूद भी वरुण मुलाना जो है चुनाव जीतते हैं। तो और अपने आप में एक एससी समाज का एक बड़ा चेहरा है। और अंबाला साइड में जो है ना, आप ये मानिए कि एससी समाज की पकड़ बहुत मजबूत है। तो कांग्रेस पार्टी को वरुण मुलाना में एक ऐसा नेता मिला जिसकी काफ़ी फॉलोइंग है दलित समाज में। और हम बीसी समाज से बात करें, कांग्रेस के बीसी समाज से, तो चिरंजीव राव जो हरेवाड़ी से कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो चिरंजीव राव बेशक चुनाव वहाँ से हार चुके हैं, लेकिन रेवाड़ी में अहिरवाल की राजनीति में चिरंजीव राव जो है वो फिर से कम बैक करेंगे, और उनका भी वहाँ के लोगों में अपना एक रुतबा है, अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो वो भी एक ऐसा फेस है। देखिए और हालांकि इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा, राव दान सिंह बेशक लोकसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, लेकिन अहिरवाल में जो कांग्रेस का जो बीसी वर्ग की हम बात करेंगे तो राव दान सिंह भी एक परिपक्व नेता हो चुके हैं। इन जो दो नेताओं की बात की आपने, राव दान सिंह और चिरंजीव राव, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीजेपी की जो आज की राजनीति है वो ओबीसी की राजनीति है। तो इस मामले में कांग्रेस का पक्ष कमज़ोर है। तो ऐसे स्थानीय नेताओं का होना बहुत ज़रूरी है जिनकी अपनी पुरानी पहचान है, जिनके पास अपनी लीगेसी है। कैप्टन अजय सिंह यादव कितने बार विधायक रहे, 6 बार के आसपास मंत्री रहे, और अब उनके बेटे उनकी लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, कितने वेल कनेक्टेड हैं और वेल प्लेस्ड हैं। और दूसरी तरफ जहाँ राव इंद्रजीत का धड़ा हो रहा है तो एक दूसरा धड़ा ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। तो उसको संभालने के लिए, बागडोर के लिए चिरंजीव राव और दान सिंह जो हैं वो भाई बहुत मजबूत आदमी, बहुत पैसे से भी है। चुनाव बेशक हार गए वो, लेकिन उनको चुनाव हरवाया गया, वो आप जानते हैं किस। चलो वो एक राजनीति में तो चलते रहते हैं, सब चीजें ऐसे ही होती हैं, कभी किसी कोई मजबूत हो जाता है, कभी कोई। वैसे बहुत ही मिलनसार और हर मामले में मजबूत है दान सिंह। और कांग्रेस के एक और युवा चेहरा है जिसका फ्यूचर जो है ना काफ़ी ब्राइट है, और वो नाम है दिव्यांशु बुद्धिराजा। करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और मनोहर लाल जैसे नेता को जो 9.5 साल सीएम रहे और इतने मजबूत नेता, उनको टक्कर दी। चुनाव हारे वो अलग बात है, लेकिन चुनाव में टक्कर देना, इतनी वोट हासिल लेना करनाल लोकसभा से, ये अपने आप में उनकी उपलब्धि है जी। अपने आप में दिव्यांशु बुद्धिराजा, आप ये मानिए कि भाई खट्टर वो आदमी है जिसके फूंक से घास जड़ता है, तो केंद्र में भी हरियाणा में भी। और उनके सामने चुनाव लड़ पाना और इतना बढ़िया चुनाव लड़ना, बेशक वोट का मार्जिन ज़्यादा रहा, लेकिन वाकई में उस लड़के ने वाकई में चुनाव कैसे लड़ा जाता है ना वो करके दिखा दिया। तो हरियाणा में कांग्रेस में अगर पंजाबी वर्ग की हम बात करें तो दिव्यांशु जो बुद्धिराजा है वो एक बड़े नेता के रूप में उनका चेहरा निकल के सामने आया है। वो आगे, अभी तो एज भी बहुत कम है क्योंकि अभी तक तो छात्र राजनीति की है उन्होंने, पहला ही तो चुनाव था, और पहले चुनाव में ही उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया।
तो दिव्यांशु बुद्धिराजा को भी आप इग्नोर नहीं कर इग्नोर सकते करते हैं। हरियाणा की राजनीति में। ऐसे तो प्रदीप नरवाल है जिन्होंने नहीं, चुनाव प्रदीप लड़ा, नरवाल भवानी जो है खेड़ा से वो प्रियंका गांधी वो की तो टीम आए के और चले गए। हाँ हरियाणा में आप ये देखो ना, जब चुनाव के बाद से हरियाणा के लोगों में अपने वो विधानसभा चुनाव क्षेत्र के में कितने गए देखो, हैं। टिकट मिलने के बाद आए, उसके बाद गायब हो गए। हालांकि बीच में एक आधी बार और आए हैं, लेकिन वो प्रियंका गांधी की टीम के बंदे हैं। देखो फ्यूचर तो ब्राइट है। वो ऐसे वो टिकट ऊपर से लेके आए थे। देखो ऊपर से टिकट लेके जो आते हैं ना, हरियाणा के लोग है ना, उनको ज्यादा सा पसंद नहीं करते। नहीं, लेकिन वो लड़का आप जो है ना, इतिहास देख लो नहीं सत सिंह वो जी। लड़का, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रदीप नरवाल, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो लड़का नया है, यंग जैकपॉट है। कुछ करना चाहता है। और लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। जब वो चुनाव लड़ रहे थे ना, तो उनको कहीं गलत फहमी होगी कि ऊपर से टिकट लेकर आया, हुड्डा को बाईपास कर सकते हैं, और वही चीज़ उनको सेधेगी। उसको घर बिठा दिया वापिस। चलो खैर, वो तो चुनाव तो संगठन में हार तो जीत, है, लेकिन हार जीत तो चलती रहती है। तो ये कांग्रेस के ऐसे जो आपने जो चर्चा की है, ये कांग्रेस के ब्राइट फ्यूचर जो हम कह सकते हैं। मतलब हालांकि नई पॉलिटिक्स, नए चेहरे। इंदु नरवाल भी 2 बार विधायक बनेंगे, लेकिन वो बात पहले वाली नहीं है। आज भी वो अपना, हालांकि सोनीपत में कांग्रेस की एक सीट जो निकली है वो इंदु नरवाल नहीं जितवाई हाँ, है, बालू ने। हाँ वो निकली है उसके। मैं वो कह रहा हूँ कि लेकिन 2 बार विधायक बनने के बाद वो अपनी पहचान बना नहीं पाए। वो नहीं बना पाए। जो आज एक जो ये नेताओं का एकदम से जो फेस सामने आए हैं, पढ़े लिखे हैं, एनर्जेटिक है। और इनेलो से कौन? इनेलो से देखो, ये जो आदित्य देवीलाल चौटाला है डबवाली से, ये आदित्य देवीलाल चौटाला का फ्यूचर ब्राइट है। और उसमें आप देखो ताऊ देवीलाल की छवि भी दिखती है, और वैसे ही दबंगई से बात भी करते हैं, विधानसभा में ही बोलते हैं। अभी भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, ये जो सुभाष बराला के बेटे का जो मामला था। हाँ, उन्होंने नंबर बताया कि ये ऐसा पहला केस नहीं है, पहले भी कितने सारे बीजेपी बात करती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची, और सारा का सारा सेटिंग से उन्होंने लॉ ऑफिसर बनाए हुए हैं। और इसके अलावा एक और नाम है, रानिया से जो विधायक अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, करण चौटाला। और करण चौटाला, हालांकि अभी कंट्रोवर्सी हुई है, गोपाल कांडा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो सीट खट्टर साहब के कहने से हमने जितवाई है। खैर वो पॉलिटिक्स से चलती रहती है, लेकिन करण चौटाला भी ब्राइट फ्यूचर हैं। और ये जो 2 नाम है, आदित्य चौटाला और करण चौटाला, 2 ही विधायक हैं इनेलो के। लेकिन और इनेलो में आप देखोगे ना, 2 ही नेता है। अभी जो आप देखोगे, नई जो पीढ़ी है, नई जो युवा पीढ़ी है, उनमें 2 ही ऐसे नाम सामने निकल के आए हैं कि जो, इसके अलावा आप नज़र दौड़ा के आप देखोगे पूरे हरियाणा में, तो इनेलो में कोई ऐसा फेस या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भाई जिसकी चर्चा की जा सके, या जिसको, हालांकि देखो राजनीति में पता नहीं होता कि कोई कब कहाँ से निकल जाए और अपनी पहचान बना दे। लेकिन आज के टाइम में ये 2 लोग ही हैं, 2 ही नेता है जो विधायक भी है, और इनेलो की बागडोर ये आगे संभाल के, हाँ, और उसको 2 आगे है, ले जा लेकिन ये सकते हैं। 2 भी जो ना, 2 भी 200 के बराबर हैं। और जेजेपी में दिग्विजय चौटाला, जेजेपी में तो देखो दुष्यंत चौटाला तो परिपक्व नेता हो चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं 4.5 साल, और देश की संसद में भी सबसे कम उम्र के सांसद बन के जा चुके हैं। और उनमें 2014 में लॉन्च हो चुके हैं। और उनमें कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो भी बहुत, मतलब नया चेहरा नहीं है वो, नया चेहरा नहीं होता, एक परिपक्व हम पॉलिटिशियन कह सकते हैं। लेकिन जो दिग्विजय चौटाला जैसे बेबाकी से, और जो उनका अंदाज है, जैसे आप बात करोगे देवीलाल परिवार में, तो अभय सिंह चौटाला की जो शैली है बात करने की और काम करने की, वैसी ही शैली जो है दिग्विजय चौटाला की है। दिग्विजय चौटाला का भी देखिए, जो HAU का प्रकरण हुआ यूनिवर्सिटी का, उसमें भी दिग्विजय चौटाला ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और वो वहाँ बैठे रहे, और कितना लंबा उन्होंने टाइम दिया HAU जो प्रोटेस्ट है। अगर दिग्विजय चौटाला नहीं होते तो जो स्टूडेंट्स ने जो सरकार के साथ जो भी किया, जिस तरीके से भी एक ऐसी सिचुएशन पे आके मामला निपट गया, अगर दिग्विजय नहीं होते तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की कहीं कुछ नहीं सुने जाने थी। उनको उस रात को लटपट गए थे, और उसके बाद वो धरने पे बैठ गए थे, और उनको धरना बिना ही किसी उसके उठाना पड़ता। अकेले दिग्विजय चौटाला, हालांकि उसमें सभी पॉलिटिशियंस आए थे, कुमारी शैलजा भी आई थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे, और भी सभी नेता आए थे, लेकिन दिग्विजय चौटाला का रोल वाकई में, तो वैसे तो एक आम आदमी पार्टी का भी एक फेस सामने आए थे,
लेकिन उनकी बातें बड़ी थी और ज़मीन पे कुछ नहीं मिला। अनुराग डांडा। अनुराग डांडा, हाँ, अनुराग डांडा बोल रहे थे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, लेकिन वो खुद कुछ कर ही हम नहीं पाए। पलटा देंगे, हम भूपेंद्र हुड्डा को भी हाँ, घर वो बैठा देंगे, हम उसको भी ऐसे कर देंगे, बीजेपी भी ऐसा है। लेकिन जब तक वो पार्टी के पद पे थे, जब वो एज ए स्टेटमेंट देते थे तो लगता था कि बड़ा नेता पता नहीं क्या उलट पुलट कर हाँ, देगा। मतलब ढोल खाली मिला। जब चुनाव लड़ा तो ढोल खाली मिला। तो कोई खास अपनी छवि वो नहीं रख पाए। अब हम बात करेंगे, देखो ये तो बात हुई हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ है या उन नेताओं के, दूसरी तीसरी पीढ़ी के नेताओं की हमने बात की। अब हम कुछ ऐसे लोगों की भी बात करेंगे जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, विधायक बने, या इंडिपेंडेंट जो है काम पॉलिटिकल पार्टी अपनी उनकी काम कर रही है। तो इसमें सबसे जो ब्राइट और एनर्जेटिक एक फेस आप देखोगे तो गन्नौर से विधायक है देवेंद्र कादयान। हालांकि ये पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी की टीम में उन्होंने काफ़ी काम किया, राजस्थान के भी युवा के साथ प्रभारी बनाए गए थे। फिर ये भाजपा ज्वाइन करते हैं, मनोहर लाल की टीम के खास बंदे ये रहे हैं। और उसके बाद ये गन्नौर से इन्होंने टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। तो देवेंद्र कादयान आज इंडिपेंडेंट है, लेकिन कल ये किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करके, ये भी देवेंद्र कादयान का जो फेस है वो भी हरियाणा की राजनीति में अब उभर के सामने आ चुका है। टेक्निकली इंडिपेंडेंट है, लेकिन वैसे तो ये बीजेपी के साथ ही हैं। और देवेंद्र कादयान जो है यंग कैरिस्मेटिक हैं, और मन्नत हवेली के भी चेन, फूड चेन जो होटल चेन है इनकी अपनी, और इनके भी ना रसूख बहुत अच्छा है। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस पर आरोप ये लगता है कि वो जो है मतलब अच्छा व्यवहार नहीं है उनका, या उनकी इमेज ज़्यादा ठीक नहीं उन्होंने है। चुनाव में लोग उनकी पीठ के पीछे जो है ना बुराई करते हैं, लेकिन देवेंद्र कादयान एक ऐसा नाम है जिसको प्यार प्रेम करने वाले, बुराई करने वाला शायद प्यार कोई प्रेम करने वाले लोग जो है ना वो पार्टियों में तो मिलेंगे। आम आदमी भी उनको कहता है भाई छोरा। तो उन्होंने एक चुनाव से पहले एक नारा भी दिया था, गन्नौर का बेटा। हाँ, नहीं वो गन्नौर का बेटा बन के ही दिखा रहे हैं। अच्छा, आज उस लड़के में ना, देवेंद्र में ना किसी तरह का कोई वो नहीं है, वो कोई जलन नहीं है, मतलब उस तरह का वो छोटी हरकतें नहीं। सॉफ्ट स्पोकन है, बढ़िया बात करते हैं, व्यवहारिक है, लोगों के बीच में रहते हैं, युवाओं के बीच में रहते हैं, उनकी सुनते हैं। और कितना लंबा संघर्ष रहा कांग्रेस में, कितना लंबा संघर्ष था उनका, फिर बीजेपी में यहाँ भी टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव जीत के दिखाया। बहुत बड़ी बात है। अब हम आखिरी जो नाम पे चर्चा करने वाले हैं वो फिर हम रोहतक के महम में आते हैं वापस, बलराज कुंडू साहब तो चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मैं बसें बंद कर दी। देखो वो जो झटका उन्होंने दिया ना वो ठीक बात लेकिन नहीं। अब फिर से वो एक्टिव हैं तो और बलराज कुंडू को बेशक देखो इग्नोर नहीं किया जा सकता। महम में जो काम बलराज कुंडू ने किया, जो बेटियों के लिए बस 10-20 बसें चलाई, आज ये देखिए कि महम में बेटियों की जो हायर एजुकेशन का जो एक आप रेशो देखोगे तो वो ठीक ठाक मिलेगा। नौकरियां की हम बात करेंगे, कोई भी सरकारी नौकरी जो लगी है, भर्तियाँ हुई है, उसमें महम हल्के की बेटियां की जो संख्या है जॉब में, चाहे वो पुलिस में हो या 4th क्लास में हो या 3rd क्लास की जॉब में हो, मतलब महम में खूब बेटियों देखो की जो उस बात का क्रेडिट तो बलराज कुंडू को जाता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसी चुनाव हार जीत तो चलती रहती है। देखो जब बलराज कुंडू को बनाया तो उन्होंने आनंद सिंह दांगी जैसे बड़े बरगद को हराया लोगों ने, लोगों की मर्जी है। अब उनको हरा दिया तो उनको इतना मायूस नहीं होना चाहिए, उन्होंने बस बंद करने का फैसला है। लेकिन वो एक सामाजिक फैसला। बलराज कुंडू ने अपने बेटे को भी राजनीति में लॉन्च कर दिया है, हालांकि उनकी वाइफ को भी लॉन्च करने की बात चल रही थी। हाँ, पिछले चुनाव में 24 में जुलाना से टिकट चुनाव लड़ने की बात हुई थी। फिर विनेश फोगाट के आने के कारण उन्होंने अब विनेश फोगाट का भी आपने नाम ले दिया तो उस पर भी 2 मिनट चर्चा कर ही लेते हैं। विनेश फोगाट देखिए बहुत उम्मीदों के साथ, लोगों की बहुत उम्मीदें जो है ना जुलाना से थी, और जुलाना एक ऐसी सीट थी जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टिकट सीकर्स थे कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन आज तो जुलाना में उनके पोस्टर छपते हैं। हाँ, उनको काट करके विनेश को दिया सम्मान। हाँ, पर विनेश का जो देखो, विनेश एक बहुत इंटरनेशनल, बहुत ही सेलिब्रेटेड
एथलीट है, रेसलर है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन ना तो उनका व्यवहार कोई बहुत अच्छा है। वो क्या ना है, वो बड़े एक्सपोजर के साथ है राजनीति में उन्होंने एंटर किया और वो विधायक बन गई। विधायक बनने के बाद वो अपना जो एक्सपोजर जो नहीं, उनको मिला हुआ था उससे बाहर ही वो नहीं निकल वीआईपी पाई। सिंड्रोम के साथ, वीआईपी वीआईपी सिंड्रोम के साथ आई थी और उनको लगा कि तुम्हें यहाँ सब कुछ हाथ नहीं, भाई यहाँ तो काम करना पड़ेगा। जैसे कंगना रनौत ने पिछले दिनों कहा था ना कि भाई मुझे तो ये लगा कि मुझे नहीं, तो मेरे को तो ये कह के लाया था कि तुमने 1-2 महीने काम करना, उसके बाद फिर 5 साल मतलब यहाँ कोई तो काम लोग नहीं। सड़क, पानी, बिजली ये समस्या लेके आते, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा। तो हो सकता है विनेश बहन को भी ये लगा हो कि तुम जो है ना विधायक बन जाओ। लेकिन अगर जैसे विनेश, जैसे हम बात करें विनेश की बात करें तो विनेश से काफ़ी उम्मीदें थी और गांव से निकली एक बेटी थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इतनी अच्छी रेसलर बनी। हाँ, और वो ठीक था। और चुनौतियों का सामना भी उन्होंने बखूबी किया है, लेकिन जो राजनीति में आगे बिल्कुल फ्लॉप होगी। और आखिरी हम चलो अब तो एक नाम हम बीजेपी का भूल गए जो कि पलवल से है, गौरव गौतम, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ब्राह्मण नेता है। हाँ, और उन्होंने पहली बार टिकट मिला और पहली बार ही मंत्री बन गए, वो भी खेल और बहुत मंत्री। ही यंग और बहुत ही ब्राइट। और गौरव गौतम भी नया लड़का है, तो ये जो 20 करेगा अच्छा। चेहरों पे जो हमने सत्सिंग जी बात की है, इसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ बिफोर वी रैप अप। देखिए, जो ये लोग हैं ना, पुरानी पीढ़ी से अलग कैसे हैं। पहले क्या होता था, नेता एक बार चुनाव लड़ता था, उसके बाद सीधा 4.5 साल बाद संभालता था। ये लोग डिजिटल एज के नेता हैं, अपने आप को फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये अपनी प्रेजेंस रखते हैं। 24/7 ये अपडेट रहते हैं और जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं उनसे डील करने की कोशिश, ज़्यादातर डील करने की कोशिश करते हैं। विधानसभा में जो डिबेट की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती जा रही है। अच्छा, ये पढ़े लिखे भी हैं, इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और स्टेट्स का एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है ना, वो सही मायने में सही दिशा पर है। और अब हरियाणा का फ्यूचर जो है, पक्ष विपक्ष तो और जो ये चलता युवा रहेगा। जो विधायक या सांसद बने हैं, ये वो पुराने जो एक नेता होते थे ना या एमएलए होते थे, अपने मुद्दे पे बैठ जाते थे, लोग आते थे, ये काम वो काम, हाँ, पर्ची धमका लिया कर वो लेना। पर्ची लिया। ये ऐसे नेता है इनमें से जो कि 90% जो जिनका हमने चर्चा की, ये ऐसे नेता है कि कोई समस्या इनके सामने आती है तो ये खुद उस समस्या के पास पहुंच जाते हैं, उन लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। मैं देखता हूँ कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे डेली अपडेट करते हैं, कहाँ विजिट करते हैं, कोई मुद्दा अगर स्टेट लेवल का हो गया, इनके विधानसभा लेवल का, उसको एड्रेस करते हैं, उस पर बाइट देते हैं। तो मैं मानता हूँ डिजिटल एज के नेता हैं और हरियाणा को यही चाहिए। अब हरियाणा नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो चुका है और इन नेताओं का जिनकी हमने जिक्र किया, ये तो हमारी तरफ से नाम थे, लेकिन और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। वो दोस्तों आपका काम है, आपको क्या लगता है और ऐसे कौन से नेता हैं पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जो हरियाणा की राजनीति का भविष्य साबित हो सकते हैं, उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। तो क्या जो राजघरानों के जो बच्चे हैं उनसे परे हटके भी कोई जिनके हमने चर्चा की, उनमें कुछ ऐसे नेता भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं, ऐसे सांसद भी हैं जिनके माँ बाप राजनीति में नहीं थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, जनता ने भी उनको प्यार मान सम्मान सब दिया। और अब क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, अपने आप को वो स्थापित कर पाएंगे हरियाणा की राजनीति में? ये भी हमें अपनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।